नमस्कार बच्चों। बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में हम प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें मनु और कौटिल्य की हम चर्चा कर चुके हैं, वो पूरा हम पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। और पिछले वीडियो से हमने शुरुआत की थी शुक्र की पुस्तक का नाम शुक्र नीति सार, जो कि मैंने आपको बता दिया था। आज हम बात करेंगे कि शुक्र नीति में शासक पर नियंत्रण के बारे में क्या कुछ कहा गया है। शुक्र ने अपनी पुस्तक शुक्र नीति सार में शासक को बहुत वाइड पावर्स, व्यापक शक्तियां तो प्रदान की हैं, लेकिन वो निरंकुश और अमर्यादित शक्तियों का समर्थन नहीं करते। उनका कहना है कि शासक से शक्तियों का प्रयोग जो है वो विधि और धर्म के अनुरूप ही किया जाना चाहिए। शुक्र ने 4 प्रकार के नियंत्रणों की व्याख्या की है अपनी पुस्तक में। पहला, नीति और धर्म का नैतिक नियंत्रण। दूसरा, शासकीय अभिकरणों से मंत्रणा और परामर्श। तीसरा, शासकीय शक्ति के दुरुपयोग पर नष्ट हो जाने का या राज्य के खत्म हो जाने का भय। और चौथा, जनता और जनमत का नियंत्रण। तो सबसे पहला जो नीति और धर्म की वो बात करते हैं कि नैतिक नियंत्रण की, ये एक बहुत बड़ा एक पॉइंट था उस समय के हमारे जो भी चिंतक हुए, उस समय के हमारे जो भी रचनाकार हुए, जिन्होंने शासक पर नियंत्रणों की बात की है, तो वो सबसे बड़ा नियंत्रण धर्म और नीति का मानते हैं शासकों के ऊपर। राजा से नीति का पालन करने की अपेक्षा करते हैं और उच्छृंखल व्यवहार के बारे में उसका निषेध करते हुए बोलते हैं कि शासक का यदि इस तरह का आचरण है तो राष्ट्र, सेना, मंत्री, प्रजा सभी में आपस में क्लेश या भेद जो है वो उत्पन्न हो जाता है। ग्रंथ में शासक को दंड के माध्यम से प्रजा के द्वारा धर्म के पालन का सुनिश्चित करने का दायित्व दिया गया है। और ये भी कहा गया कि जो राजा धर्म में लगा हुआ है, प्रजापालक है, यज्ञ पूरा करता है, दानवीर है, इंद्रियों से अनासक्त है, ऐसा राजा सात्विक है और वो राजा ही अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। तो शुक्र ने शासक से ये अपेक्षा की है कि वो काम और क्रोध के संतुलित प्रयोग करते हुए अपना जो पूरा जीवन है वो प्रजा के पालन के लिए लगा दे। दोनों प्रकार के आचरण, निजी और सार्वजनिक, यानी कि अपना पर्सनल जो उसका बिहेवियर है और जो पब्लिक बिहेवियर है, दोनों प्रकार के आचरणों में शुद्धता और मर्यादा की अपेक्षा करते हैं कि उसको सदैव धर्म के कार्यों को ही करना चाहिए और धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए। दूसरा जो नियंत्रण बताया, शासकीय अभिकरणों से मंत्रणा और परामर्श करने का, यानी कि मंत्री और उसके जो भी अधिकारी जो वो नियुक्त करेगा, डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स वगैरह हैं, उनसे परामर्श करके और मंत्रणा करके ही कार्यों को पूर्ण करें। जो भी उनका जो भी वो अपना एडवाइस देते हैं, जो भी वो सजेस्ट करते हैं, उन चीज़ों को माने, अपना एक मनमाना व्यवहार ना करे शासन प्रक्रिया चलाते समय। दूसरा, एक सबसे बड़ा डर जो उस समय शुक्र ने अपना ये पुस्तक में लिखते हुए दिखाया कि यदि शासकीय दायित्वों की यदि उपेक्षा की जाए, शक्ति का दुरुपयोग किया जाए शासक के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में वो राज्य से वो हटाया जा सकता है। राजा का परित्याग कर देते हैं। इस प्रकार के आचरण करने पर प्रजा जो है वो राजा को हटा सकती है। तो शुक्र ने राजा को ये चेतावनी दी कि वो इस तरह का कोई भी काम ना करे, वो अपने दायित्वों की उपेक्षा ना करे। यदि वो दायित्वों की उपेक्षा करता है तो लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के दुष्परिणामों की उसको चेतावनी दी गई। उनका कहना है कि प्रजा की रक्षा नहीं करने वाले राजा को देवता नष्ट कर देते हैं और अंत में नरक में गिरा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर वो आगे बोलते हैं कि शासन व्यवस्था जो है उसमें जो भी कर लगाए जाएं प्रजा के ऊपर और जो भी राजकोष का संग्रह किया जाए, उसमें किसी भी प्रकार से मर्यादाहीन आचरण नहीं किया जाना चाहिए राजा के द्वारा। न्यायिक शक्ति का जो उपयोग है वो भी राजा को ये परामर्श दिया गया शुक्र के द्वारा कि वो उसमें तत्परता दिखाए और निष्पक्ष रूप से व्यवहार करे। फिर लास्ट जो नियंत्रण बताया उन्होंने, जनता और जनमत का,
कि शुक्र नीति में शासकीय आचरण पर जनता का प्रभावी नियंत्रण जो है उसके बारे में बात की गई है। यानी लोक निंदित राजा को अधम माना गया। ऐसा राजा जो कि प्रजा जिसको पसंद नहीं करती, प्रजा जिसकी निंदा करती है, वो राजा बिल्कुल नीच कोटि का राजा माना गया। तो वो राजा को ये परामर्श देते हैं शुक्र कि वो कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे प्रजा में किसी प्रकार का असंतोष हो और वो उसके कार्यों की निंदा करे, आलोचना करे। राजकीय आचरण पर प्रजा के नियंत्रण को स्थापित करने के लिए शुक्र ये अपेक्षा करते हैं कि वो प्रजा से ये अपेक्षा करते हैं कि वो निरंतर रूप से जागरूक रहे कि किस प्रकार का आचरण राजा कर रहा है, कैसी उसकी किस प्रकार की उसकी नीति है अपना शासन कार्य चलाते समय। इसके पश्चात शासन का संगठन और प्रशासनिक व्यवस्था, इसकी चर्चा करते हैं। पूरा मैंने जैसे कि शुरू के इसके पिछले वीडियो में आपको बताया था कि शुक्र जो है वो ऐसे विचारक रहे, ऐसे चिंतक रहे जिन्होंने कि प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में इतना डिटेल्ड उन्होंने अपना पूरा विवेचन किया है चीज़ों के बारे में, जो कि चीज़ें हम आज के प्रशासनिक व्यवस्था में, आज के एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी हम जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं और उन चीज़ों को बहुत सारी चीज़ें तो अभी मतलब इतना उस समय इतने हज़ारों साल पहले जो चीज़ें शामिल उन्होंने की थी अपने प्रशासनिक व्यवस्था में, उन चीज़ों को आज भी हम अपने प्रशासनिक व्यवस्था में देखते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो भी उन्होंने अपना पदाधिकारी बताए, शासन के संगठन में जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी बताए, उनको हम बिंदुवार देख लेते हैं। पुरोहित, प्रतिनिधि, प्रधान, सचिव, प्रांग विभाग, पंडित, सुमंत्र, इसके पश्चात अमात्य, दूत, ये सारे उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। इसमें शासकीय अधिकारियों की जो योग्यताएं हैं वो इस प्रकार से बताई गई कि मंत्री की भूमिका को मुख्य परामर्शदात्री भूमिका बताया गया कि ऐसे मंत्री होने चाहिए जो कि राजा को उचित परामर्श दे सकें, वो निर्भीक हों, यानी कि राजा को उचित परामर्श देने के उसमें वो किसी से डरे नहीं। प्रतिनिधि से करने योग्य और नहीं करने योग्य कार्यों का भलीभांति ज्ञान रखने की अपेक्षा की है। प्रधान से शासकीय कार्यों का निरीक्षण करने की योग्यता रखे, ऐसी अपेक्षा की है। सचिव से सैन्य संचालन का भलीभांति ज्ञान रखने की अपेक्षा की है। प्रांग विभाग हेतु लोक व्यवहार और शास्त्रों और विधि के ज्ञान की और उसमें आस्था की बात को आवश्यक माना उन्होंने। देश और लेख के विषय को भलीभांति जानने वाले को अमात्य का नाम दिया। सुमंत्र से आय और व्यय के कार्यों को सुचारू रूप से जानने और संपन्न करने की अपेक्षा की। दूत के लिए भाव और चेष्टाएं और जो भी दूत के विषय में जो भी उचित व्यवहार और ज्ञान होना चाहिए, वाक चातुर्य होना चाहिए, निर्भीकता होनी चाहिए, इस प्रकार के गुणों की अपेक्षा उन्होंने की। तो ये दूसरे फिर अन्य अधिकारियों का जो भी उन्होंने दायित्व बताया वो हम चर्चा कर लेते हैं आगे। कि पुरोहित के बारे में उन्होंने कहा कि वो शासन करते समय शासक का जो व्यवहार है उसमें धर्म की सुनिश्चितता को देखे। धर्म और अधर्म के बीच में यदि कोई प्रश्न खड़ा हो जाए तो उसके बारे में राजा को वो उचित परामर्श प्रदान करे। प्रतिनिधि के लिए बताया उन्होंने कि राज्य के जो भी हित साधन हैं, जो भी दूसरे शासन कार्य के लिए जो उचित मापदंड हैं, उनको सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षा की। प्रधान के कार्यों को सामान्यतः समीक्षा की प्रकृति का माना। फिर सचिव का ये दायित्व माना कि वो सेना से संबंधित कार्यों को देखे और उनको संपन्न करे। प्रांग विभाग के बारे में उन्होंने न्यायिक प्रकृति का दायित्व की बात की। पंडित के बारे में उन्होंने कहा कि शुक्र कहते हैं कि प्रजा के आचरण में धर्म के पालन को सुनिश्चित किया जाए। ऐसी स्थिति में आगे फिर वो अमात्य को राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी मानते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं उन्होंने अलग अलग उनके प्रकार बताए पदाधिकारियों के, और इसके पश्चात जो भी आगे शासकीय अधिकारियों पर नियंत्रण है उसकी उन्होंने बात की। इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।